गलत चीज गांव में एंटर नहीं कर सका थी कि भाई आने वाली संतानों के लिए यह चीज खराब है या बुरी है, वो पहले ही देख ला थे उसने, या अच्छी है वो, तो कोई नहीं चाहता था कि यह चीज गलत होगी। अच्छा ऐसे ही अब आप देख लो, हम जिम्मेवार, सारी जिम्मेवारी सरपंच से दे दी, हम अपनी जिम्मेवारी से बाज गए। ऐसे ही है जी, मैं तो बखूबी मानता हूँ जी, इसलिए गांव छोड़ दिए और मतलब हम उसके काम में दखल अंदाजी भी नहीं कर सकते। ठीक है जी, वो आदमी है सिस्टम का, इस पे भी बात करेंगे। देखो मेरे गांव के अंदर जो पैकेट बंद चीज आ रही है, जो दुकानदार है ना वो कमीशन पे काम करते हैं जी, और मैं तो अपने कड़े शब्दों में बोलता हूँ दलाल है जी वो, कंपनी होगी। अपने गांव की क्या व्यवस्था थी कि गांव में जैसे कुम्हार, सनार, धोबी, लुहार सारे होए करा थे, अपनी चीज बना करा थे, वो तब जाकर देख रहे थे वो दूसरे रे उस आप, हाँ वही आप अपनी चीज नहीं बन रही, वो अपनी चीज बना करा थे तो उसका मोल ले करा थे, जो भी उन्हें रख रखा था। अब दुकान वाला तो कमीशन पर काम कर रहा, कमीशन एजेंट है वो, तो कंपनियों का दलाल है जी गांव के अंदर। वो जो दुकानदार चाहे छोटा है या बड़ा है, उस पे अपनी चीज बता दो कौन सी बना रहा हो। तो सारे के सारे हम कंपनियों के वास्ते बाज रहे, कंपनियों के वास्ते काम कर रहे। और जो मेरा भारत था, जो हमारा सबका भारत था, वो अपने गांव के लिए काम करते थे। उनके गांव में जो वो कुम्हार है, वो कुम्हार के लिए काम करते थे, जो सुनार है, धोबी है, चरमकार है, उसके लिए काम करते थे। जो मेहनत थी सारी उनके पास जाती थी, गांव की मेहनत बाहर नहीं जाती थी, या गांव का पैसा बाहर नहीं जाता था। आज हर किसी को अमेरिका का शूज चाहिए, जूता, अमेरिका के कपड़े चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का जराबा चाहिए। भारत के बारे में सोच ही नहीं रहे, तो देश या गांव तो गरीब होएगा फिर। जब मेरे गांव का पैसा, जो वो दर्जी पहलो काम करा था कपड़े सीमने का, जो मैं उस पर सिलवा रहा हूँ, उस पर अनाज दे रहा या पैसा दे रहा, वो मेरे गांव में ही रहेगा। वो गांव में मकान बनाएगा, अपनी और बड़ी दुकान बनाएगा, 2-4 चेले और बनाएगा, तो वो गांव ही तो तरक्की कर रहा। पहले जैसे गांव की नाई वगैरह होती थी ना, उससे भाई जो वार काट लिए, जब हमारी फसल कटा करती है उससे 1-2 बोरी की नहीं जाकर मिला भाई, ये तेरी बोरी होगी तो ये साल भर का जीव हो गया, हमारी वार आई थी, फिर इनके साल भर का वार काटता था, फिर ऐसे का काटा करता है। ऐसे ही मिलकर था। गाँव में जो अपना पकवान चारा भी मिल जाया करता, उसने काम में गेहूं भी मिल जाया करता। यह सारी चीज समझनी पड़ेगी भाई, हम तभी हम काम कर सकेंगे, तभी गांव में जाकर जो सारे लोग बैठे होंगे उन्हें समझा सकेंगे, वो भी कहेंगे हाँ ठीक है। मैं तो सिर्फ इतनी डिमांड करूं कि जो 1840 में जब हम यू काम खुद कर रहे थे, कारीगर ले आवा थे, उनकी रोटी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था गांव खुद करा था। इसमें राजा का रोल नहीं था, जोनू का है ना कि भी राजा का बेटा राजा रहेगा, भाई उसका अपना साम्राज्य है तो ठीक है। गांव की व्यवस्था थी अपनी पूरी, क्या था कि सामंत 100 गांव को करा था, सामंत 100 गांव को करा था, और 10,000 गांवों का राजा, और फिर 1 लाख गांव का महाराजा, और फिर सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, 7 लाख गांव का जो राजा होया करा था वो चक्रवर्ती सम्राट होया करा था। ये अलग अलग परिभाषाएं थी, राजा की अलग, सामंत की अलग, साहूकार की अलग, राम राम जी, धन्ना सेठ की अलग, और महाजन की अलग, सबकी अलग अलग परिभाषाएं थी। यहाँ अलग अलग इनको सबको एक ही सिस्टम में लगा दिया हमने तो, कि राजा राजा ही था ना। गांव में राजा का कोई इंटरफेयर नहीं था। को आप चाहे इतिहास क्रेड का देख लियो, राजा ने कोई नहर नाले कोई एक आध देना बनवाई होगी, नहीं तो कोई रोल नहीं था। गांव की व्यवस्था गांव वाले खुद करा थे अपनी। तो जब अंग्रेज आए उन्होंने देखा कि यार इनका सिस्टम तो अपने आप ही चल रहा, ऐसे कैसे गुलाम बनेंगे ये। तो वो 1611 में गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन 1757 में राजाओं के साथ उन्होंने मिलकर गुलाम नहीं करा देश, राजाओं के साथ मित्रता करका, कुछ राजाओं के साथ। तो टैक्स के नियम वो खुद लेकर आए कि आप लोग अयाशी करो, हम अपना अयाशी करने का तनख्वाह भी देंगे, सब करेंगे, लेकिन आप हमारे टैक्स वसूलने का एक कानून दे दो, हम आपके इस राज्य में टैक्स का सिस्टम बनाएंगे। वो अथॉरिटी उनके दी। तो हम 1840 तक उनकी समझ में आ गया कि गांव राम तो अपने आप ही चल रहा, कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने भी 100 साल लगा दी ये चीज समझने में। तो उन्होंने एक कलेक्टर की पोस्ट बनाई कि जो गांव में कुआं बनेगा ना, तालाब बनेगा, बावड़ी बनेगी, या जंगल में कुछ भी आप
पेड़ पौधे लगाओगे तो अपना कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। कलेक्टर कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी। वो कहां से आया? इंग्लैंड से पोस्ट होगा, यहां से आया, वो ट्रांसफर करिए इसकी। अच्छा बुजुर्गों, वो जो 1840 के बड़े बुजुर्ग थे वो अपने आप इस व्यवस्था ना कर रहे थे, वो तो धीरे 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 चले गए। अब जो बच्चे हैं, जो हमारी ये पीढ़ियां बैठी हैं, ये जवान हुए, इनको लगा कि काम करने का तरीका तो यही है, कलेक्टर पे ते ग्रांट मांगो तब जाकर गांव में काम होएगा। यहां से जो आप जिस भी गांव से आए हो, आपके गांव की अपनी पंचायत की जमीन है, किसी के 100 किले, किसी के 800 किले, किसी के 500, किसी के 10 हैं, किसी के 20 हैं, तो वो एक गांव के वास्ते पूरे हैं, मतलब ज्यादा है वो, जो कई 100 किले हैं। तो गांव अपनी व्यवस्था खुद बना सका। लेकिन यह चीज समझनी पड़ेगी। कई बार उदाहरण देवा हम गांव के, मेरे गांव के 18 किले हैं पंचायत के, वो 70-80 हजार रुपए ठेके पर चले जावा तो लाखों रुपया उसका आए साल का हुआ। अगर गांव के लोग चाहा तो उसकी व्यवस्था खुद बना सका अपने आप। तो 18 किले हैं, 18 किले के मान का चलो कि मेरे लगभग 10 लाख के आसपास रुपए आवा आए साल। ठीक है जी। मेरे गांव की 1300 वोट है, 4000 की जनसंख्या का मेरा गांव है। राजपुर गांव से हूं मैं, वीर सिंह भाई वहीं क्या, इन्होंने मेहनत करी गांव में, ये घर घर गए कापी पेन लेकर, और इन्होंने कि भाई मेरे गांव से स्कूल के बच्चों की फीस कितनी जा रही है बाहर, इन्होंने डाटा इकट्ठा करा तो 66 लाख रुपया एक साल का निकल का आया। खराजपुर गांव है करनाल जिले में, तो 66 लाख रुपए निकल का आया वो। तो फिर हम सोचने लगे भाई अगर जो इसमें ना तो कॉपी है, ना पेंसिल है, ना वर्दी है, ना ट्रैवलिंग का है, ना इंश्योरेंस का, जो यूं भी जोड़ दा और पूरे तो मतलब करोड़ से भी ऊपर चले जाएगा ये, ज्यादा ही। तो अगर हम 1 साल का, अगर हम उस ठेके के पैसे की बात करा, जो 10 लाख रुपए मेरे गांव का है, आप अपने गांव का अपने हिसाब से लगा लेना। अगर बात करेंगे तो देखो, मैं बार बार कह रहा है कि जिम्मेवारी थे हम बच्चे हैं, हमने व्यवस्था बनानी आंदी नहीं ना सीखी। मान लो वो आचार्य चाणक्य भी तो कोई बंद होगा, एक व्यक्ति जिसकी समझ में आया कि धनानंद बहुत ही क्रूर राजा है, इसकी व्यवस्था को खत्म करना पड़ेगा। तो देखो जी, ये तो बात सुन दे यार कि जहां पाप पनपे है तो पुण्य भी वही है। यह धरती जो है युद्ध पैदा करती है समय समय पर, और करे भी है इसना, और करती आ रही है। जहां पाप बढ़े तो पुण्य भी है। तो वो चंद्रगुप्त उसी माटी में से निकल कर आया था, वो आचार्य चाणक्य जी ने जो खोज निकाला था 2500 साल पहले, और पूरी व्यवस्था बदल दी थी, पूरी की पूरी, उन 2 आदमियों ने। आज तो हम कितने हैं और पूरे देश में है, हम भी बदल सका, लेकिन जो बदलने की सोचेंगे हम, जो उस लेवल पर जाकर सोचेंगे। ये भी जो वो 10 लाख रुपए की हम बात कह रहे कि मेरे गांव में रहा, मेरे गांव में 5 तक का स्कूल है, बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे। जो हम बैठ का सारे गांव वाले ये सलाह करा कि भाई देखो हमारे गांव में पढ़ाने वाले भी हैं और पढ़ने वाले भी हैं, नौजवान भी हैं, बड़े बुढ़े भी हैं, इनका अनुभव भी है कि भाई नू करो, जो पंचायत का पैसा हुआ है क्यों हम सेक्रेटरी पर जमा करावा इसना, हम अपने गांव का पैसा, हमारे गांव की जमीन है, गांव के गांव में रखेंगे इसना, और रख सका। संविधान भी नहीं रोक सकता उतना, ना वो रोक सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता है, अगर गांव राम सहमत है, जो ग्राम सभा है, आज भी कानून है जी वो। तो उस पर अगर हम 10 लाख रुपये अपने गांव के स्कूल पर लगाएंगे, हम क्या वहां गांव के स्कूल में हम कोच नहीं बुला सकते? जिसकी 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह होगी वो भी बुला सका, हम ग्राउंड भी बनवा सका, अपने स्कूल की बिल्डिंग भी बनवा सका। गांव का ही रख ले कोच भी, जो बाहर, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं जी, टैलेंट है। गांव के गांव में रहोगा और गांव के बच्चा की देख रेख की क्रिया रहोगी, और उसकी दाव भी रहोगी गांव में। हर किसी का बच्चा बिगड़ेगा तो गांव में क्या मिलेगा, कोई तेरा बच्चा गलत चल तो यही बात तो कर रहे जी हम। अगर लेकिन बैठ कर बात करनी पड़ेगी ना, गांव नहीं छोड़ना मानना, हमने गांव नहीं छोड़ना, ये जिम्मेवारी अपनी जिम्मेवारी समझेगा। अगर हमारी तो इतनी समझ में आ भी रहे, बच्चे किस तरह सर्वाइव कर पाएंगे, वो बच्चे किस तरह समझा पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। वो तो जीना भी नहीं सीख पा रहे हैं कि जिएंगे किस तरह, रोटी बनाकर खाएंगे किस तरह, वो भी नहीं आ रहे उन पा। मतलब मना ऐसा देखा कि देश में घूमते रहा, 20-20 साल पुराना चार भी खराब नहीं होता, ऐसे इतना हो रहा है हमारी माताओं के अंदर। लेकिन वो हमना एक शब्द क्या का कि अनपढ़ है, वो साइड में कर दी, ये शब्द क्या का
यूं समझ क्या है लेकिन आज मेरे ते वो पढ़े लिखे और डॉक्टर पढ़े लिखे और डॉक्टर मेरे ते इस चीज का जवाब दो कि जो हम आलू की सब्जी बना रहे हैं या नर्स भी हो वो भी जितना चाहे पीएचडी कर रहे हो इस बात का जवाब दो कि कारण क्या है कि जो हम आलू की सब्जी बना रहे हैं जीरे का छौंक लगा रहे जी हम अरबी की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें अजवाइन क्यों घेर रहे हम अजवाइन का छौंक क्यों लगा रहे हम इतनी कॉमन सी बात नहीं पता लेकिन मेरी ओन पड़दादी नानी काकी मेरी माँ कर रही उसने पता कि इसकी जो पित्त बढ़ाएगी या जो अरबी है या पित्त बढ़ाएगी और वो पित्त ना शांत करेगी वो अजवाइन इसलिए कॉम्बिनेशन बना रखा है उसका हींग कब डालनी दोपहर वाली सब्जी में डालनी या शाम वाली में डालनी सवेरे वाली में डालनी जीरा डालना क्या डालना वो जो मट्ठा बना रहते में छौंक लगावा उसका वो घी गेर का राग के ऊपर गेर का वो अंडी में किस तरह उसना मतलब घी का स्वाद आप रहते के अंदर किस तरीके से ले सको वो अनपढ़ माता जाना मेरी दादी नानी काकी हो जाना पीएचडी पढ़ा डॉक्टर नहीं बता सकता वो तो कहेगा घी उसमें घेर दे घी उसमें घेर दिया तो स्वाद ही नहीं लगने का रहते माँ लेकिन उसने पता वो राख के ऊपर घेर का और उसकी भाफ देनी उससे कितना साइंटिफिक तरीका है जिसने पहले फेरी करे होगा आसान नहीं है हम रात ना लस्सी में जो जामन देवा है और दे का पड़ जाए और तड़की फिर बलौनी लगाना जिसने पहले फेरी करे होगा यू कितनी रिसर्च करी होगी उसना यह छोटी रिसर्च नहीं है सारा दिन आ रहे में वो दूध गर्म करना रात में उसमें जामन कितना लगाना अगर ज्यादा लगाओगे तो खट्टा हो जाएगा कम लगाना तो कभी जमा ही नहीं उसकी सटीक मात्रा और फिर अगले दिन वो मंदानी में मथना फिर मक्खन बनाना फिर वो गर्म आंच पताना कितनी आंच होनी चाहिए कितनी फिर उसका घी बनाना ये छोटी बात नहीं है मतलब उन पर डिग्री नहीं है लेकिन इतना साइंटिफिक काम कर रही हूँ लाखों करोड़ों साल से कर दिया रही है लेकिन एक शब्द क्या कि अनपढ़ है वो इस शिक्षा व्यवस्था ना अलग ही कर दी कोई माता बहन करके दिखाओ यू काम बस तो यही तो है ना हम जिम्मेवारी से भाग गए वो साइंटिफिक तरीका जो था जो हम शुरू में पानी की बात कर रहे थे लेने जाते थे डंगरा के लिए तो आज भी जाना है शहर वाले सुबह उठ के जिम में जाओगे वो ही काम काम हुई है वो जवार लिया होगा ना उसका भी काम वही है वो भी शरीर का पसीना काट रहा जवार लाके हम इसमें जिम में जाके हम भी पसीना ही काट रहे हैं तो मैं तो यही डिमांड करूं कि जो वो 1840 में अंग्रेजों ना वो पूरा कानून बना कर रख दिया कि कलेक्टर पे परमिशन लेनी पड़ेगी मैं तो उस गांव राम ते हाथ जोड़ कर कह रहा हूं कि वो गांव राम अपनी उस ताकत ना कब लेगा वो अपने उस कानून ना कब लेगा जो मेरे भारत का असली कानून था उसको कब ऐसे नहीं हम सुखी रह सकते हैं साथियों मेरे देश के लोगों से अपील हम सुखी नहीं रह सकते ऐसे चाहे आप किसी मर्जी ना प्रधानमंत्री की सीट पर बैठा दो हम सुखी नहीं रह सकते हैं चाहे किसी मर्जी ना आप सरपंच बना दो गांव सुखी नहीं रह सकता है किसी मर्जी ना एमएलए बना दो आप हम बार बार बात करा बिल्कुल ये तो छोटी छोटी बातें हैं देखो लव मैरिज का कानून कितना गलत है कोई एमपी का काम कर रहा है फिर कितने कोई एमपी एमएलए कह दो इसना कि भाई मना तोड़ने की अपील करी है या मना कोई अर्जी लिखी प्रधानमंत्री कह दो गलत तो कह देगा वो है लेकिन इसने खत्म क्यों नहीं करता कितने गांव कितने परिवार उजड़ गए इसकी वजह से अपना भाईचारा खत्म होने लग रहा है एक इस कानून की वजह से बात ये अंतरराष्ट्रीय विवाह या जो भी है यू करता है और उल्टी पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है जी एक पूरी साइंस थी हमारे यहाँ जो मतलब वही मैं बार बार कह रहा जितना पढ़ोगे जितना समझोगे जितना आप नेचर के साथ जुड़ेगे ना आपको क्लियर कट समझ में आना शुरू हो जाएगा सारा का सारा और मेरे बड़े बुजुर्ग तो नेचर से कनेक्ट थे पेड़ पौधे लगाया करा थे अड़बाया करा थे खेत में वो जंगल पे लकड़ी काट कर ले कह रहा जो बढ़ाई था उसने ऐसा पहिया बना दिया कि जिसमें कील तक निगड़ रही ऐसी ठुकाई कर दी उसने कि चाहे उसका 50 कुंटल वजन धर लो जो पहिया टूट भी जाएगा पंचर नहीं होता उसके अंदर पंचर नहीं हुआ था पहिए के अंदर ये ऐसा आविष्कार करे मेरे देश को लोगों ने तो इनका क्या आविष्कार है कि 100 किलोमीटर चलेगा फिर पंचर हो जाएगा पटाखा बोल जाएगा ये क्या आविष्कार है ये तो बर्बादी का सिस्टम है बर्बादी की तरफ ले दे जा रहे हैं मानना मतलब ऐसी बार बार जितनी भी ये गाड़ी चल रही है ये भी न खत्म करके इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लाने का वो ऐसी मेज कुर्सी बना दी कि जिसमें कील तक नहीं लगी
तो फिर जिसने लोहे की फैक्ट्री बनाई कि भी देश का नाश, तो फिर उसने भी करया, हमारी प्रकृति का नाश करया उसने। मतलब देख कितने समझदार थे, खेत में घास उगाया या जंगल में घास उगाया, अपने खच्चर थे, घोड़े थे, गधे थे, हाथी थे खड़ाया, उसका जीवन यापन होया, उसने लीद करी, उसकी लीद का कागज बना दिया, गत्ता बना दिया, ना कोई केमिकल का इस्तेमाल करे, ना पानी खराब करे। आज गत्ते की फैक्ट्री ने कितनी हमारी यमुना बेल्ट खत्म कर दी सारी की सारी। यह किसने करी? या जिन उद्योग और विकास के नाम पर हमारे पर ठप्पा लगाया जा रहा है ना, ये लोग पानी बर्बाद कर रहे हैं, और इसका उर्जाना हमारी संतानों ना देना पड़ेगा। रीजन क्या है? पता लगा कहां से इसकी कंगल तो ये इसका रीजन क्या है? इसका यही तो है, ये कब ये कानून बने, जैसे मेरे मुद्दा कर रहे हो, हाँ कहां से बेस बिगड़ा है, हाँ कहां से ये बीमारी चालू हुई है, रीजन का मतलब पकड़ो। मैं उसी बात में बिल्कुल समझ गया आपकी बात। अगली 10 मिनट में बता रहे हैं मैं अपना, आपके शायद प्रश्न का जवाब उसमें आ जाएगा। देखो लकड़ी का काम मेरे गांव में बढ़ाई कर रहा था, ठीक है, समझो जी पहलो बात ना, 1840 में कर रहा था जी काम, हमने भी देखे काम कर देता हूँ, आपने भी देखे होंगे। वो जंगल था गाँव का अपना, वो आते जाना पक्की लकड़ी काट का लेकर आंदा, वो जो पक्की लकड़ी काट का लेकर आया तो जाहिर सी बात है कि वो पेड़ भी लगाएगा कि एक दिन ये पक्का पेड़ होएगा, या सूखा पेड़ काटा करा था वो, जिससे वो तना मोटा बनेगा, पका बनेगा, तभी तो आप उसमें दूरा लगाओगे पहिए का, पकी मत लगेगा, कच्ची मत लगने दे रहा। तो अंग्रेजों ने फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट बनाया 1840 के बाद, कि गांव का कोई व्यक्ति जंगल की लकड़ी नहीं काट सकता। वो फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट आज भी है। इन मेरे गांव का जो वो बढ़ाई था, उससे काम करने से रोक्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ना। वही लोग तो फंसे। रुको जी, मैं वही आ रहा आपकी बात का, सुनो जी 10 मिनट, चलो यहीं से कर लेते हैं। आपका प्रश्न आया, बहुत अच्छी बात है। फॉरेस्ट एक्ट डिपार्टमेंट बना दिया कि जंगल में से लकड़ी काट कर नहीं लेकर आएगा। अंग्रेजों ने अपना सिस्टम बनाया, 34,735 कानून युद्ध लूटने के लिए बनाया, बर्बादी करने के लिए बनाया। मैंने जो बात कही है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए थे 1611 में, 1757 में राजाओं के साथ साठ गांठ कर ना राजा गुलाम कर लिए, देश नहीं गुलाम करया, राजा गुलाम करे। राजाओं तो कहे आगे टैक्स का कानून आप मारते बनाने दो, हम टैक्स लेंगे, आप तनख्वाह ले, इनते तनख्वाह दी। तो 100 साल लगे देश के लोगों ने समझण में कि ईस्ट इंडिया कंपनी भगानी चाहिए, एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, विदेशी कंपनी है, या भगानी चाहिए यहाँ पे। तो जो बुनकर थे, कारीगर थे, किसान थे, मजदूर थे, मेहनत करने वाले थे, सब मिलकर मिले और अंग्रेज यहाँ पे मार का भगाए। जो सैनिक विद्रोह कहा गया 1857 में, 10 महीने या लड़ाई शुरू हुई थी, लगभग 1.5 महीना चली, सारे अंग्रेज मार का भगा दिए यहाँ पे। जुलाई अगस्त सितंबर 1857 में, जुलाई अगस्त सितंबर में एक भी अंग्रेज देश में नहीं था, सारे मार का भगा दिए। फिर वो जब अंग्रेज कुछ बचकर चले गए, उन्होंने फिर यहाँ लेटर लिखे हमारे देश के राजाओं पर, जो उनके मित्र थे, जिनते वो तनख्वाह दे कर थे, ऐश परस्ती करना देख रहे थे, उन पर लेटर लिखे कि अब यहाँ क्या करा, हम तो दोबारा आना सोच रहे कि आप आओ, आपका स्वागत है, हम आपसे पूरा खजाना देंगे, हम आपसे अपने पूरे सैनिक देंगे। पटियाला खानदान अगर आप जानते हो, जो सीएम भी बना, वो इसके दादा ने अंग्रेजों का साथ दिया, दोबारा अंग्रेज बुलाए। हरियाणा में जींद रियासत है हमारी, इसका जो राजा था उसने अंग्रेजों का साथ दिया पूरा का पूरा। जूनागढ़ रियासत है, उसके राजा ने साथ दिया। हैदराबाद का जो निजाम था उसने साथ दिया। हमारा करनाल का नवाब था, कुंजपुरा का जो नवाब था, इसके दादा परदादा ने अंग्रेजों का साथ दिया, वो क्रांतिकारी मरवाए थे सारे के सारे। मतलब ये पूरी विस्तार से बात, ये तो ब्लॉक की मीटिंग है, इस करके नहीं हो पाती। नहीं तो अंग्रेजों ने हमारे राजाओं के साथ दोस्ती जिनके साथ करी है ना, जिससे पेंशन देवा थे, उन तेनों कहा थे कि आप हमारे दोस्त हो, अच्छे हो, और एक लेटर लिखा जा रहा था उनके बीच में कि अगर आपकी कोई संतान नहीं रही तो यू राज्य में हो जाएगा, हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। इस तरीके से समझौते हो रहा थे उनके बीच में। फिर बहुत से बच्चे मरवायु ना, वो सारी पूरी डेफिनेशन है, अगर आप 3 दिन की ट्रेनिंग लेोगे तो वो उसमें समझाई जाएगी, क्योंकि सम कमे हुआ ब्लॉक की मीटिंग में इतनी बात नहीं हो सकती। मोटी मोटी बात हुआ, मैं भाई का जो प्रश्न आया वो उसी पर जान लग रहा है धीरे धीरे। तो अंग्रेज आए, ईब किए गया, जब दोबारा देश गुलाम कर लिया, राजा गुलाम कर लिए, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ना भारत ठा का ठेके पर दे दिया 99 साल से अंग्रेजों की सरकार थे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट दे, ये ऑन रिकॉर्ड दस्तावेज हैं पूरे, उनकी मोहर लग रही, साइन हो रही, ठेके पर दे दिया। तो फिर 1876 में रिपोर्ट जारी करी ना कि भी भारत में अटका फेर लोग इकट्ठे होने लग रहे कि ऐसी क्रांति दोबारा ना हुआ। आईबी इंटेलिजेंट ब्यूरो अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट अंग्रेजों ने बनाई 60 में, जो न्याय व्यवस्था है हमारी आईपीसी 1872 की है, सारे कानूनों ने बनाए यहाँ से, मतलब न्याय प्रणाली हमारी खराब कर दी। जो पंच परमेश्वर थे, 5 बंदे बैठ का फैसला कर ला थे, वो ना खत्म करी, हमारी पंचायत खत्म कर दी, अधिकार नहीं देने दिए उनते। अच्छा, इब क्या होया कि 1885 में फिर इन्होंने कहा कि भी एक संगठन बनाओ यहाँ और वोट डालने का सिस्टम शुरू करो। 1885 में फिर कांग्रेस बनाई अंग्रेजों ने कि इनकी लोगों ने शामिल करो, हम कत्ते वहां थे एमपी एमएलए चुनकर लेंदे रहेंगे, इनसे कोठियां देंगे, बंगले देंगे, और कब तक इनकी सिक्योरिटी में 4-4 5-5 आदमी रखेंगे। आने वाले कुछ सालों में भारत के लोगों ने लगेगा कि ये हमारे लोग हैं, हमारे वास्ते नीतियां सही बना रहे हैं, ये लालच दिया उनते, तो वो शामिल हो गए, कांग्रेस बन गई। 1890 में पहले इलेक्शन होया भारत में, एक तरफ कांग्रेस खड़ी हुई, एक तरफ अंग्रेजों की ब्रिटिश गवर्नमेंट खड़ी हुई, और वोट डालने का अधिकार दिया राजाओं थे, अर्जुन से राजा के चंगू मंगू थे उनते, जो राजा के वहां नौकरी करा थे, अर्जुन से ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी कर रहे थे, जो से जज थे, जो से वकील थे, जो से सरकारी नौकर थे। सरकारी नौकर कौन से? जिन्होंने ना भारत वाले लोगों ने नौकरियां दी अंग्रेजों ने, यहाँ से कोई कलेक्टर बना दिया, कोई कुछ बना दिया, कोई पुलिस में भर्ती कर लिया, कोई कहीं में भर्ती कर लिया, तो इनसे वोट डालने का अधिकार दिया। तो ये वोट फिर किसकी करेंगे? अंग्रेजों की करेंगे, जब अंग्रेजों पे तनख्वाह ले रहे हैं। तो फिर 5 साल के बाद इस तरह इलेक्शन होते चले गए। 1946 में भी जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होया ना 1945 में, तो 1946 में बेकायदा इलेक्शन हुए और अंग्रेजों की सरकार यहाँ से आ रही और हमारी कांग्रेस बन गई, जिन नाम हमारी कह रहे आज भी, वो भी उन्हीं की थी, वो सरकार बन गई। इब जहां से माउंट बेटन बैठा था वहीं से बैठ गया नेहरू, उसी कुर्सी प्रधानमंत्री कुर्सी पर। कानून कौन से? 34,735 कानून जो से लूटने के वास्ते बनाए, वो कानून जो से अंग्रेजों ने चलाए वही नेहरू ने चलाए। आज उसी कुर्सी पर बैठा श्री नरेंद्र मोदी जी, माउंट बेटन की जो बाबा, वो कानून तो नहीं बदले, 34,735 कानून। ये भी मैंने कह रहे आप कार खराब है मेरी, उसके टायर खराब है, इंजन खराब है, कुछ प्रॉब्लम है, मना वो ठीक करवानी चाहिए। लेकिन मैंने कह रहा है मेरे ड्राइवर पर कार नहीं चलानी आंदी, मना ड्राइवर बदलना, मैं तो दूसरा रखूंगा। फिर मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं तो मूर्ख हूं। मना कार ठीक करवानी चाहिए, इंजन में खराबी इंजन करवाना चाहिए, टायरों में कमी है टायर की अलाइनमेंट सही करवानी चाहिए। लेकिन मैं कमी काट रहा ड्राइवर में, मैंने ड्राइवर बदल दिया। जिस तरह ड्राइवर बदलिया था 1947 में, माउंट बेटन की जो नेहरू बिठा दिया, फिर बाद में बदलिया, बीच में अटल बिहारी भी बिठा दिया 2002 में, आज 2014 में हमने फिर ड्राइवर बदल दिया। हर साल में बदल दे रहे हम, सेम ड्राइवर है वो, ड्राइवर ही तो है। लेकिन जो मेरा स्ट्रक्चर अंग्रेजों ने बनाया था वो तो हमने ठीक करने की बात ही नहीं करी, ना कार ठीक करने की बात करी। थैली के चट्टे बट्टे हैं, लड़ा सिर्फ तो इसी करके मैं कह रहा कि जो वो मेरे गांव में जो आंगनबाड़ी में जो वो वर्कर है, जो वो पंचायत मेंबर है, सरपंच है, जिला पार्षद है, एमएलए है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, मेरे आदमी नहीं है, देश के आदमी को नहीं है। वो भारत का भला सोच ही नहीं सकते। पार्टी है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाएं हैं, आम आदमी या कांग्रेस या बीजेपी, इन लूटने का सिस्टम है बस अपना। पैसे के लिए काम करते हैं, कोई पैसा दे रहा है। तो फिर जो ये समस्या पैदा हो रही है, इसके ऊपर बात कौन करेगा? तो गांव राम ना बैठ कर बात करनी पड़ेगी। हम जो वही बात कर रहे थे कि मेरे देश का दुर्भाग्य कितना है कि मेरे देश में मेरे देश का रुपया चल ही नहीं रहा। बता ले, किसी के कान पर जो ही नहीं रेंज दी भाई। जब 1872 का इंडियन पिनल कोड मेरे देश में चल रहा, तो 1906 का सिक्का कानून मेरे देश में क्यों नहीं चल रहा? 1906 का सिक्का कानून ये कहता है कि भारत के रुपए की उतनी कीमत है जितनी 777 मिलीग्राम गोल्ड 24 कैरेट की कीमत है ना, उतनी भारत के 1 रुपए की कीमत है, और वो बनती है बैंक नोटे के बदले में 13,000। भारत का 1 रुपया और ये बैंक नोट जो चले हुए हैं ये 13,000 बराबर है। तो कितनी लूट हो रही हमारी, नु देख लो 1 रुपए में। जो हम 1 रुपया कमा रहे हैं ना, सुबह से लेके शाम तक हमारी कितनी लूट हो रही है उसमें देख लो। हर किसी की हो रही, सरकारी नौकरी करने वाले की, जज की, वकील की, पुलिस वाले की, किसान की, खेत में काम करने वाले की, सबकी लूट हो रही है, किसी एक की लूट नहीं हो रही है। तो जो सब मिलकर बैठ के इसके ऊपर इन चर्चाओं पर बात करेंगे, जीव जाकर गांव राम की समझ में आना शुरू होएगा। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा?
इतना तुम्हारी भी समझ में रहनी है, तो ये रुपया लेकर आने लग रहे, फिर यू भी खत्म, इसका ये रुपया तो सर कुछ भी नहीं है जी, कुछ भी फिर कुछ भी नहीं। किस तरह लड़ेंगे हम? हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करा थे? पशुधन, अनाज धन, जमीन असली धन हुआ। अरे भूखे रह का एक टाइम भूखे रह लियो, लेकिन जमीन न बेचियो, अपने गांव में रह लियो। हमने अपने बड़ों की बात नहीं माननी, जमीन बेच कर हम अमरीका में बैठे। तो जो इसी धरती में ही नहीं कमा सके, वो धरती कहां उठ लेगी? फिर वो धरती किस तरह उठ लेगी? आज नहीं तो 5-7 साल के बाद नहीं उठेगी वो। 2014 से पहले उद्योगपति या का जमीन में इंटरेस्ट नहीं था जी। बीजेपी की जितने बालक बाहर जा रहे हैं उनके भाई छोटे जमीन जमीन खरीदनी चालू करी है, और उसी के बाद जमीन के रेट बढ़े। तकरीबन 30-40 लाख रुपए किले का रेट हुआ, आसपास 10 करोड़ रुपए में भी नहीं मिला। रेट बढ़ने का कोई सिद्धांत भी तो हो। जितने बड़े बुजुर्ग मेरे करा थे, अगर यू बीज उन पौधा जो हाइब्रिड हम लगा रहे, तो 20 कुंटल वो भी काट लेंगे। 1 किले में 20 कुंटल अनाज होगा, वही 1 किला 10 करोड़ का। उसी 1 किले में हो रहा, अगर वो कहीं दूर है, उसी 1 किले में जी 20 कुंटल लग रहे हो, उसकी 10 लाख कीमत। यू सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? यू खेल समझना पड़ेगा। जो शहर के नजदीक है वो तो 10 करोड़ का है, 20 ही कुंटल अनाज उसमें हो रहा, और 20 ही कुंटल अनाज उसमें हो रहा जो गांव शहर से दूर है। मतलब यू कौन सा हवा महल या कौन सा हवा जाल बनाया जा रहा? कॉर्पोरेट काम में जी आज कॉर्पोरेट सहूलियत के हिसाब से नहीं जी, कॉर्पोरेट के हिसाब से होगा। कॉर्पोरेट वहाँ पे आएगी। देखो जी, देखो सुनो जी, देखो जब से यू हम आपकी बात मानने हैं जी, बिल्कुल। जब हम अपना फायदा समझने लग गए ना, फायदा ही कह रहे जी आप, किसी पीछे से किसी तंत्र ने तो नहीं निकाल के देना। जब बिल्कुल जायज है आपकी बात। मतलब जब हम अपने फायदे के चक्कर में आए ना सोना, तब से ही शुरू हो जाएगी। तो सारे हैं जितने यहाँ बैठे हैं, सारे फायदे के लिए तो आ रहे हैं, ये सारे अपना फायदा सोचते हैं। नहीं 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 नहीं, सारे फायदे के लिए नहीं। अरे यह बात ना कहो जी, ना 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 ना। अच्छा जी, फायदा भी हो नहीं, और मान ले जो विषय है कंपनी भी हो। हाँ ये मान लेंगे। अपने लोगों के विषय लेकर आया है, कोई आपके पानी वाले विषय में समझ गया, हाँ बिल्कुल, किसी और विषय से। सबके अपने अपने अलग अलग विषय हैं जो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो एक विषय को अपने साथ लेके फिर वो बिल्कुल फायदा नहीं है जी, तो सबका फायदा है। ठीक है, मैं बिल्कुल मानने हैं जी, आपकी बात पर फूल चढ़ाए। सबकी समान भावना, समान विचार नहीं हो सकते ना। नहीं, वो तो करने पड़ेंगे, वो हो ही नहीं सकते। नेचर का सिद्धांत ही नहीं है कि समान हो जाएंगे सारे। क्यों? कैसे हो सकते हैं? कैसे जी? कैसे हो सकते हैं? हाँ होती है, ये देखो, हम सारी भाई बैठे, हम एक बात अगर ये देखो जी, हम यहाँ बैठे, हम एक बात पे सारे जने सहमति कर लेते हैं। ये देखो। नहीं नहीं उनका मुद्दा हट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हटाना नहीं है। आपका प्रश्न बहुत अच्छी बात है। उतने ही अनाज उसमें नहीं चल रहा, उतना अनाज दूसरी जमीन में नहीं चल रहा है। हाँ वो 5 करोड़ का किला, वो 30 लाख का किला। हाँ, ये अंतर क्यों? अंतर इसलिए है क्योंकि उसमें लोग अपनी सहूलियत देख रहे हैं। ये मेरे फायदे की जगह है, यहाँ मेरे को नजदीक हवा पानी की व्यवस्था ठीक है, वहाँ नहीं है। हाँ, हाँ। मेरे से ज्यादा दूर पड़ता, मैं इतने दूर क्यों आऊँ, तो पैसे लगाऊं। ठीक है, बात पूरी होगी। रुको 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 रुको, बात पूरी, आपकी बात पूरी होगी। अभी अभी मैं कहता हूँ, आपने कहा हवा पानी ठीक है, वहाँ जमीन के रेट होने चाहिए। शहर में हवा पानी ठीक है, हिसाब से रेट, मतलब मुझे अगर लग रहा है ये जगह मेरे हित की है, तो मैं इसे 2 रुपए फालतू देने को तैयार हो जाऊंगा। हाँ, इस भाई को शायद उस जगह में लेकिन देखो जी, देखो मेरा कहने का ये भाव है कि 20 कुंटल अनाज उस खेत में हो रहा है, 20 कुंटल अनाज उसमें, लेकिन कीमत अलग अलग है। देखो जी, सत्ते पे अगर हम बैठ के बात करेंगे, मतलब ना आपकी ना मेरी, जिसके पास करोड़ों रुपया है, देखो जी अनाज तो वो भी खाएगा। अनाज खाए से ही पेट भरेगा ना, मानते हो ना जी? तो बात अनाज असली धन की बात है, असली जो धन है उसकी बात है जी। मतलब जिसको हम ये नोट को असली धन समझ बैठे, ये असली धन नहीं है जी। ये अपनी मर्जी से छाप लेंगे कॉर्पोरेटर घराने वाले, ये कितना भी छाप सकते हैं और कितनी भी कीमत दे सकते हैं। मैंने तो एक सिद्धांत की बात करी थी कि भाई इसमें, भाई 20 कुंटल उसमें और 20 उसमें, भाई वो तो उतना ही पैदा कर रही है जितना वो पैदा कर रही है, और अनाज खाए से ही हमारा पेट भरेगा जी। देखो, अच्छी जलवायु चाहिए, अच्छी हवा पानी चाहिए, पेड़ पौधे अच्छे होने चाहिए। देखो, अगर हम उसको सुविधा मान लेते हैं कि भाई रोड अच्छा है, ठीक है जी,
और आने जाने की सुविधा अच्छी है, गाड़ी मेरे पास अच्छी है, लेकिन मेरी कमर में मणके हैं, मैं शरीर से लाचार हूँ। वो सुविधा तो हो सकती है मेरे लिए, लेकिन सुख का साधन थोड़ी बनेगी जी वो मेरे लिए। हम उस पे बात कर रहे हैं जी। और जो आपने कहा कि अलग अलग विचार लेके आए हैं, कोई लोन से है, कोई पानी से है, किसी को लगता है कि मेरे गांव में समस्या है। अगर इसी पे ही हम बात कर रहे हैं कि अगर ये सारे लोग समझने के लायक हो जाएं, कोई पानी पे काम करोगे, आपको समझ में आएगा पानी भाई ठीक होना चाहिए, इसमें कोई केमिकल डलना नहीं चाहिए। फ्लोरीन डालते हैं कीड़े का नाम लेके, भाई वो डलनी नहीं चाहिए। भाई जो खेत में ट्यूबवेल है उसमें तो कीड़े पड़ते नहीं है क्या भाई? ये जो गाँव का जलघर है इसमें ही कीड़े पड़ेंगे भाई? वो कीड़े जो मारने वाली दवाई है वो देखो बीमार करती है हमें, कैंसर का कारण वो है हमारी। जब हमारी ये समझ में आएगा तो वो लोन वाला भी वही पानी पी रहा है जी, जो करोड़पति है वो भी वही पानी पी रहा है जी, जो जमीन के ज्यादा रेट दे रहा है पानी तो वही पी रहा है जी, वो जो बीमार करेगा। तो पानी वाला मुद्दा समझ में आएगा, गांव की समस्या का मुद्दा समझ में आएगा, शिक्षा का मुद्दा समझ में आएगा। कोई साथी जिसको लगता है कि हाँ भाई ये शिक्षा खराब चली है, शिक्षा से मिला क्या यार हमें? अब तो नितिन गडकरी भी कहते हैं कि 2030 तक नौकरियां खत्म है, तो पढ़ लिख के भी फिर क्या करेंगे जी हम? एक सिद्धांतिक बात है ये तो। जब यार नौकरियां ही नहीं है, आप रोबोट सिस्टम ले आओगे, पुलिस कोई भी आपको जरूरत नहीं है, चौक पे भी आप रोबोट खड़ा कर दोगे, फिर मतलब मेरे ये जो बच्चों का या हमारा जो समय खराब हो रहा है 10-10, 20-20 घंटे वो पढ़ाई के नाम पे, फिर क्यों हो रहा है? बस ये बात है। 25 लाख रोबोट तो मुंबई के अंदर उतार दिए गए। इन बातों पे है जी, क्योंकि ये जो मैं लेके आ रहा था वहां लेके आ रहा था क्योंकि सब ने फरमान जारी कर दिए पूरी दुनिया ने कि इस धरती पे नई विश्व व्यवस्था बनने वाली है और उसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा। ये 4 बार श्री नरेंद्र मोदी जी ने बोल चुके हैं वो। अब मेरी बात पे यकीन मत करो, आप नई विश्व व्यवस्था क्या है वो खुद रिसर्च कर लेना, उसमें क्या क्या चीज आती है। मैं थोड़ी सी बता देता हूं। पूरी दुनिया की एक गवर्नमेंट बनेगी, पूरे विश्व की, पूरी दुनिया में एक करेंसी बनेगी, वो कोई भी हो सकती है। पूरी दुनिया की सीमा होगी, वो एक सेना बनेगी पूरी की पूरी। और ये इस तरीके का एजेंडा चला रहे हैं पूरा का पूरा। मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं जो 1994 में तय हो गया था कि श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। फोटो में दिखा सकता हूं, डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं, उसके साइन करे हुए दिखा सकता हूं। मतलब हमें लगता है कि ये हमारे लोग हैं। किस देश में किसकी सरकार बनानी है वो लोग चुनते हैं, और कौन प्रधानमंत्री बनाना है वो लोग चुनते हैं। जब मान लो देखो, फिर वो वही बात आ जाएगी कि विरोधी बात हो रही है। देखो हम उस बात के विरोधी हैं जो गांव के विरोधी है, जो शहर के विरोधी है, मेरे देश के विरोधी है, वो उन नीतियों के विरोधी हैं हम। वो चाहे किसी की भी सरकार लेके आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है भाई। पहले भी तो हम खुशी से रहा करते थे। ये जो अंकल जी चीज बताई है, हमारे बड़े बुजुर्ग हो जी, सम्मान आपका। देखो मेरी किसी बात पे यकीन मत करना। देखो जो पीछे इतिहास पड़ा है उसको मिला के मैं थोड़ा आगे पेश कर रहा हूं कि हमें इस वहम में रखा गया कि भगत सिंह को फांसी अंग्रेजों ने दी, लेकिन मैं यह दावे के साथ कहता हूं भगत सिंह को फांसी भारत सरकार ने दी। प्रमाण भी दूंगा मैं आपको। भगत सिंह के ऊपर 121A धारा लगी थी, देशद्रोह का मुकदमा है वो। अगर कोई भारत के खिलाफ युद्ध करता है वो धारा उसके ऊपर लगेगी। राम प्रसाद बिस्मिल के ऊपर ये लगी, अशफाकुल्ला के ऊपर ये लगी। हमारी माननीय अदालतों में आज भी उनको देशद्रोही का ही वो है, किसी भाई के मुंह है ना कि भाई शहीद का दर्जा है, तो नहीं है ना, नहीं है भाई। 121A इंडियन पिनल कोड 1931 में जब मेरा देश गुलाम है तो भारतीय दंड संहिता बनाई किसने? पहले तो ये बताओ। अगर बना दिया फिर उसका इस्तेमाल करने की अथॉरिटी किसके पास थी? ये रिसर्च की चीजें हैं जी, इनको रिसर्च करना आप लोग। हमें हिंदू मुस्लिम में फंसा के, जात बरादरी में फंसा के, तो कांग्रेस का, मैं बीजेपी का, मैं आम आदमी का, हमें असली चीज तक जाने नहीं देते। 121A भगत सिंह के ऊपर लगी थी और वही 121A कसाब के ऊपर लगी थी जिसने ताज होटल पे हमला किया था। अभी गूगल पे सर्च करके ये चीज निकाल लो आप। तो इस सिस्टम की नजर में भगत सिंह और उस अफजल में कोई अंतर नहीं है। ये प्रमाण है, लोगों के पास प्रमाण नहीं था कि भगत सिंह आतंकवादी है, प्रमाण ला के दिखाओ, तो ये प्रमाण है वो।
इसी सिस्टम को उखाड़ने की बात कह रहे हैं कि गांव के लोग बात को समझें और अपनी व्यवस्था अपने हाथ में ले, क्योंकि हमारा दिमाग वहां तक काम नहीं करता ना। हम सोचते हैं अगर ये व्यवस्था खत्म होगी, सरे हम गोलियां मारेंगे, सरे हम गुंडागर्दी चलेगी, सरे हम ये होगा वो होगा। अरे भाई पहले समझ तो लो, मैं गुंडागर्दी क्यों करूंगा? मैं अभाव में गुंडागर्दी करूंगा, लेकिन मेरे देश में तो कभी अभाव था ही नहीं। हम इतिहास पढ़ते हैं, 200-300 साल का इतिहास पढ़ते हैं सिर्फ, उससे पहले भी तो भारत होगा। कृष्ण का भी भारत था, राम का भी भारत था, वो भी तो कोई भारत होगा। आचार्य चाणक्य का भी तो कोई भारत होगा, या उससे बाद में जितने हैं उनका भी तो कोई भारत होगा। अरे 300-400 साल का इतिहास पढ़ के हमारे माथे खराब कर दिए। अब मूल निवासियों का रहने नहीं दिया, मूल निवासियों पे अत्याचार हुए, ये कहां से पढ़ के आए भाई? अरे जो विश्व गुरु होगा देश, वहां कोई अत्याचार हो सकता है, वहां सती प्रथा हो सकती है, वहां पे जात बरादरी ये हो सकता है क्या? जो विश्व गुरु होगा, सबसे महाशक्ति किसको मानते हैं? अमेरिका को मानते हैं, लेकिन वहां कहते हैं सबको सम्मान अधिकार दिया जाता है। जब यहाँ आज के टाइम में सबको सम्मान अधिकार है, लेकिन मेरा देश तो विश्व गुरु था कभी, वहां भी तो सबको सम्मान होगा। हमने कैसे मान लिया कि दूसरे लोगों पे अत्याचार हुए भाई? ये मान लिया, अपने दिमाग से सोचा नहीं। अरे 40-50 साल पहले देख लो भारत कैसा था, क्योंकि ये नीतियां भारत में तब तक पैर पसारे नहीं थे इन्होंने। हरित क्रांति 1965 में कौन लेके आया? बीजों का नाश कर दिया सारा। एक एक मुद्दे पे बैठ के बात करेंगे। हम वही बात कर रहे थे कि अपने फायदे के लिए मैं जमीन का रेट ज्यादा दे दूंगा। जब मुझे लगेगा कि मेरा फायदा है, इस भाई का बच्चा भी पढ़ लिखे और एजुकेटेड बने, मैं उसके लिए भी सुख सुविधा तलाशूंगा, तब मेरे बच्चे का फायदा होगा। और यही थी, आपने कभी अपना बच्चा गोद में खिलाया नहीं होगा, अपने भाई का खिला लिया। क्यों? पूछो। आपकी उम्र कितनी है जी? 60 के आसपास होगी। लेकिन 80 से प्लस वालों से बात करना जी कि आप लोगों ने अपने बच्चे खिलाए हैं क्या? यही तो वो दूसरे को समझते थे ना कि ये भी मेरा है। पूछना आप पूछना उसको। हम आज के टाइम में जी रहे हैं ना, इसलिए हमें लगता है अपने बच्चे को तो उसकी मम्मी खिलाएगी, हमने दूसरे की देख वो साझला समझ। यही तो है, यही फायदा है, यही अपना फायदा है। तो अंकल जी अपना तो था ही, अपना तो मन्या करते हैं। वो तो था ही अपना, खिलाते नहीं तक नहीं खिलाते, लेकिन दूसरे के वो तो वो क्या था, वो खिलाया करते जी। आपका जो विषय है ना, विषय तो आपका ठीक है, आप भी बोल रहे हो, लेकिन आप जो कहना चाह रहे हो वो कह नहीं रहे। आप कह रहे हो, लेकिन मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि साथ जला हुआ करता था हमारा सिस्टम। आज के टाइम आपको ये भी तो जागरूकता की कमी आई ना, जागरूकता की कमी। मैं पूछूंगा जी आपसे, आपने ऐसा समाज परोस दिया, हमें क्यों परोसा? हम आपसे पूछ सकते हैं ये, आपने ऐसा समाज हमें क्यों दिया कि हम पड़ोसी के जागत को भी नहीं धमका सकते? मानते हो ना? फिर हम जिम्मेवारी, हाँ, तो मैं यही बात कह रहा हूँ जी। आप जो विषय बताना चाह रहे हो, देखो जी मैं यही कह रहा हूँ कि जो मेरी समझ में आया मैं उसी तरीके से अपनी बात को रख सकता हूँ, जो आपकी समझ में आया आप उसको इस तरीके से रख सकते हो। सुन रहे हैं ना, सुन करके हम आकलन कर रहे हैं, ये जो कहना चाह रहे हैं कह रहे हैं, इसलिए बीच बीच में जैसे मैंने बात को बीच में मेरी गलती काट रहे, लेकिन नहीं बन गया था इसलिए नहीं, चलो कोई बात नहीं, मानते हैं जिस बात को कि वो शब्द रूपी मतलब हम नहीं पिरो रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का ये था कानून सरकार के हाथ में वही अपनी व्यवस्था चाहिए, वही मैं कह रहा हूँ। जो कभी कानून नहीं देखो मनुस्मृति भी नहीं कह सकते जी। आपने
नहीं अपनी लड़की ने सह देते हैं। नहीं, देखो अगर नाम लेके हम उसको नहीं, नाम भी ले सकते हैं। अगर जब मैंने एक चीज को पढ़ा ही नहीं, मैं देखो ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैंने मनु स्मृति अपने 4 वेद जो है मैंने नहीं पढ़े। कभी वो दबाते हैं ये को मैं दाबते हैं क्यों मैं ओपन कर देंगे नहीं, लेकिन मैं तो स्वभाव की बात कह रहा हूँ ना। सुनो सुनो, एक मिनट जी, सुनो जी, सुनो जी, मैं तो स्वभाव की बात कह रहा हूँ जी। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि ना तो मैंने मनुस्मृति पढ़ी ना वेद पढ़े हैं, लेकिन क्या है कि मैं जिस परमात्मा ने मुझे बनाया, मैं तो नहीं जानता किसी ने बनाया, लेकिन उसका नाम जरूर लेता हूँ। सुबह शाम बैठता हूं, मैं उससे बातें करता हूं, पूछता हूं कि मुझे ये जीवन किस लिए दिया, मुझसे क्या करवाना चाह रहे हो आप। भाई साहब, इस पे एक सवाल है मेरा इसी बात में, वो जो कनेक्शन का जो बताते हैं नरेंद्र भाई साहब, वो क्या थोड़ा सा उसके बारे में मीटिंग में क्लियर हो गया। देखो शब्दों की बात नहीं है। वो चीजें अगर जो मैं उस तरीके की बात करूंगा तो ऐसे बहुत से होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, शब्दों में चले जाए। लेकिन बिल्कुल फील करते होंगे आप। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि हमने ना तो देखा ना समझा ना पढ़ा। हम भगत सिंह जी की बात कर लेते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो ये जानते हैं कि फांसी से उतारने के बाद भगत सिंह के शरीर को काटा गया था, गर्दन काटी गई थी, टुकड़े करे गए थे उनके शरीर के, और फिर सतलुज नदी के 5 नंबर खंबा और 7 नंबर खंबे में उसमें सतलुज दरिया में डाल दिया था। वहां के लोगों ने फिर उनको निकाल के उनका अंतिम संस्कार किया था। हाँ, ऐसा लिखा गया है जी। लेकिन देखो वो चीज अब समझ में आने लगी है। लेकिन देखो इतना तो मैंने सुना है कि भगत सिंह जी काफी समय तक अपना सांस रोक लेते थे। अंग्रेजों को बता दिया था कि ये फांसी पे लटकने के बाद भी बंदा मरेगा नहीं, ये फिर आ जाएगा। तो उन तीनों के शरीर को इसलिए काटा गया था। अभी आपकी बात आ रही है वहां पे, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चलती है, हर वनस्पति में है वो। जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इनको वायु चाहिए, मिट्टी चाहिए और अग्नि, मतलब 5 तत्व चाहिए, तो वो अपना भोजन बना सकता है। ठीक है, लेकिन इंसान को देखो जी, मैं मानता हूं, ये मेरा विचार है कि वो बेचारा मूर्ख है, वो अपना भोजन नहीं बना सकता। वो वनस्पति पे डिपेंड है, गेहूं पे, चावल पे, अनाज पे और अनाजों पे, उन पे डिपेंड है, वो उनको पालता पोसता है। लेकिन अगर जो मैं एक चीज कहूँ, ये रिसर्च भी है कि जो वो गेहूं की बाली है उसमें वो सूर्य का प्रकाश स्टोर है, वो सूर्य की ऊर्जा है। वो इंसान सूर्य की ऊर्जा खाता है, वहां से ऊर्जा ले रहा है वो। लेकिन हमारे जो भारत के लोग हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि अगर वनस्पति से ना मिल पाए तो सूर्य से कैसे सीधा सूर्य की ऊर्जा को कनेक्ट करना है। तो वो बैठते थे फिर सूर्य के प्रकाश में, उस ध्यान में, जिसको ध्यान बोला गया है। आपके शब्द रूपी में क्या पता उसको क्या बोलते होंगे। देखो मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वही निकलेंगे भी। आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं। उसमें बैठ के देखना, वो महसूस होती है वो चीज। बहुत से ऐसे अपने साथी हैं जिन्होंने महसूस किया, थोड़ी बहुत मैंने भी महसूस किया है कि अगर आप 1-2 घंटे के लिए बैठ गए तो आपको फिर भोजन, मतलब भूख नहीं लगेगी, वो महसूस होती है पूरी। इसमें ये साइंटिफिक तरीके से आपके आगे कोशिश करी है मैंने, बाकी आप अपनी समझ से इसको समझ सकते हो कि वो किस तरीके से है। किसी का कोई साधन हो सकता है, किसी का कोई साधन हो सकता है, क्योंकि बिना गुरु के तो गति है ही नहीं जी। गुरु को तो आपको सुनना पड़ेगा, उसके मार्गदर्शन में ही आप लोग कुछ कर सकते हो। तो देखो विषय अलग अलग पे बात हो गई है जी। देखो हम चले कहाँ से थे, मेरा कहने का भाव सिर्फ यही था कि जो ये सरकारें हैं, ये देश और समाज के लिए कुछ करेंगी नहीं, ना किया। विकास क्या होता है और उसका पैमाना क्या है, वो चीज देखो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। लेकिन जीने के लिए तो देखो जी शुद्ध हवा चाहिए, शुद्ध चाहिए हर कुछ। अगर हम तो देखो उस लेवल पे जाके बात करते हैं, अगर हम पशु पक्षियों को देखें, मैं अपने खेत की बात करता हूँ, टटीरी हर साल अंडे देती है खेत में। अब ना तो वो मेरे से सर्टिफिकेट बनवाती, ना आधार कार्ड बनवाती, ना पैन कार्ड बनवाती,
और फिर भी हमारे खेत में अंडे दे रही है। न मैंने कभी उसको भगाया न उठाया, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये प्राकृतिक सिद्धांत, प्राकृतिक लॉ कहता है ये कि जहां आपका जन्म हुए वहां के आप मालिक हो, जब तक आप जीवित रहोगे। अब वो टिटीरे ने अंडे दिए, ट्रैक्टर के बाया भी खेत, जगह भी छोड़ दी उसकी, उसके अंडे में से बच्चे भी निकल गए, वो चली भी गई, फिर दूसरों के खेत में भी चली गई सारी वो। लेकिन ये हम इंसानों को ही क्यों बांध के रखा गया है, क्यों? अब तुरंत ये दिमाग में आएगा कि कभी कोई दूसरे देश का आका नहीं घुस जाए, उसकी पहचान कैसे करेंगे? लेकिन मैं भारत के लोगों की पहचान बताऊं, वो है ना, कोस कोस पे बदला पानी, 20 कोस पे वाणी, ये ऐसे ही नहीं है। ये हरियाणा के लोगों का पहनावा धोती कुर्ता, और क्षेत्र के हिसाब से उनकी बोली आज भी है कि वो बंगर का है, वो खद्दर का है, तुरंत पहचान लेते हैं। इसमें सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है जब उसका पहनावा ही बता रहा है, उसकी बोल बाणी बता रही है, इसमें सर्टिफिकेट की जरूरत तो नहीं है जी। ये आधार की चीज है सारी की सारी। तो ऐसा भारत का सिस्टम था, हर राज्य का, हर ब्लॉक का 20 कोस पे हर व्यक्ति का पहनावा और घर का उसका वो पूरा बनाने का डिजाइन बदल जाता था। धीरे धीरे ये चीज खत्म कर दी गई है, धीरे धीरे। जैसे हम 1840 की बात कर रहे थे, 1876 की भी, 1890 में इलेक्शन होना शुरू हुए, उससे पहले इलेक्शन थे ही नहीं। सामंत अलग हुआ करता था, राजा अलग हुआ करता था, पंच परमेश्वर अलग थे, चक्रवर्ती सम्राट अलग था, कोई टैक्सेशन का कोई सिस्टम था ही नहीं, इनकम पे टैक्स लगा दिए हमारी सारी चीजों पे। मतलब आज भी भारत का हर एक संपूर्ण जो परिवार है वो धन धान्य से भरपूर है, जिसके पास मतलब पैसे की, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। आज जो मैं बात कह रहा था ना कि 1906 का जो सिक्का कानून है मेरे देश का, वो ये कहता है कि 24 कैरेट का जो गोल्ड है, 777 मिलीग्राम गोल्ड की जितनी कीमत है उतनी ही 1 रुपए की कीमत है जो भारत सरकार का या भारत का जो रुपया है। अब आप लोग देख लो कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपके पास कितना गोल्ड है। लेकिन हमें तो रसीदें दे दी हैं सिर्फ कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अगर यही बात कह दे तो फिर पढ़े लिखे बोल देंगे कि सिस्टम को पाड़ने की पूरे देश में ही बात चल रही है। अरे भाई, जब देश वालों को पता ही नहीं मेरा कसूर क्या है। मैं तो ये बोलता हूं कि जब 1872 का आईपीसी मेरे देश में चला हुआ है, 1860-61 की इंडियन पुलिस एक्ट मेरे देश में चला हुआ है, तो 1906 का सिक्का कानून मेरे देश में क्यों नहीं चला हुआ? वो क्यों खत्म कर दिया, वो क्यों रद्द कर दिया, हमारी क्यों लूट कर दी? 1882 का पेपर करेंसी एक्ट कोई कानून नहीं बनाया जिस टाइम पे रुपये पे और जमीन पे। भारत सरकार ये कहती है, लिख के दे दिया कि मेरे पास, आरबीआई ने लिख के दे दिया कि मेरे पास भारत के रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है, वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है कि भारत का असली रुपया कौन सा है, मेरे पास कोई कागज नहीं है। उसकी आरबीआई लिख के दे रही है, वित्त मंत्रालय ने ये चीज लिख के दे दी, तो कागज में ही देश चला जा रहा है जी हमारा। ऐसे ही मतलब जब ये हालात अब है तो आने वाली पीढ़ियों के क्या हालात होंगे? बस ये संतानों की लड़ाई है भाई, संतान नहीं बच जाए। मतलब हम नहीं कहते, मतलब इसमें फेर बदलाव हो सकता है व्यवस्था में कि उस गांव के लिए ये व्यवस्था ठीक है, उस गांव के लिए ये व्यवस्था ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई किस गांव के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं ठीक है। अभी शहर के लोग बेचारे गांव में जाके बस जाएं, सारे सुखी चैन से रहने लग जाएं, यही चीज तो चाहते हैं। शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए, न्यायपालिका ठीक हो जाए, कोर्ट कचहरी ठीक हो जाए, यही चीज तो कह रहे हैं। और ये जो चीज आप लोगों के सामने अब आ रही है ना, ये आज की चीज नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक थे जो इन चीजों को लेके आए थे, राजीव दीक्षित जी एक थे इन चीजों को लेके आए थे, और जो क्रांतिकारी थे वो सभी इन चीजों को लेके आए हैं यहाँ पे। लेकिन हमारे पास आज पहुंच रही है, तो भाई हम जैसे लोगों की कमी है, फिर हम गांव तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसीलिए भाई ये ब्लॉक की जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग थी कि भाई यहाँ से मुहिम शुरू हो और भाई गांव गांव में ये चर्चा शुरू हो। तो यही बात रखने के लिए आए थे भैया। अभी जो आप लोगों की कोई बात